आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उत्तरी प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स है जिसे हिंदी में हम भंवर कहते हैं, जिसमें बहुत जोर से चक्र की तरह से लहरें चलती हैं, गोल गोल घूमती हैं। इसे इंग्लिश में नॉर्थ पैसिफिक जायर कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और सबसे पुराना भी। समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत रेयर प्रजाति के जीव हैं, वनस्पतियां हैं, और इस इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स का एक ग्रुप मार्च से इंतजार कर रहा है समंदर के बीचों बीच बने एक रिसर्च स्टेशन पर। लेकिन कोरोना वायरस आया और वो लोग वहीं फंस गए। वो लोग वहां से समंदर में आगे नहीं जा सके और अब कई महीने बीतने के बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ है और उन्हें समंदर में जाने की इजाजत मिल गई है। तो इस बात से एक रिसर्चर तो रो ही पड़ी खुशी के मारे। इनका नाम है एंजेलिक वाइट। माइक्रोबियल ओशनोग्राफर यानी छोटे छोटे जीवों की बारे में रिसर्च करती हैं ओशन के यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर हैं। और उनके साथ ऐसे जाने कितने रिसर्चर्स हैं, ऐसी कितनी रिसर्च हैं जो फिलहाल बंद हैं, मगर धीरे धीरे सब खुलेगा, सब रास्ते खुलेंगे। इंतजार थोड़ा करना होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूँ माधुरी, आज का कोरोना कवरेज लेकर। आज हम क्या क्या बात करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको बिना कोई इंतजार कराए। सबसे पहले बात होगी, क्या भारत कोरोना का एपिसेंटर बन गया है? इस हफ्ते में हर चौथा कोविड पेशेंट भारतीय है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या अब घर पर भी कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हो पाएगी, और माँ अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो गर्भ में बच्चे को कितना नुकसान हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। और हाँ, कोरोना वायरस को मैदाने जंग में हरा चुकी आफरीन मीर से भी होगी बात। पहले कोरोना से जुड़ी देश विदेश की अपडेट। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 31,67,000 से ऊपर पहुंच गई है। इस दौरान 848 लोगों की जान भी गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या अब 58,390 हो गई है। बिहार में आज से बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। देश की राजधानी दिल्ली में तीसरा सेरोलॉजिकल सर्वे 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच शुरू होगा। इस चरण में करीब 17,000 लोगों पर यह सर्वे किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण भारत में इस हफ्ते से शुरू हो सकता है। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित निकले हैं। उन्हें बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक दुनिया भर में 2.38 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8,16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से 1,63,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। रूस ने भारत में कोरोना की दवा स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की बात कही है। रूस ने एक और वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया है और साथ ही कहा है कि जो पहली वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सामने आए थे वो इस वैक्सीन के लगने से नहीं आएंगे। अमेरिका ने प्लाज्मा इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये कॉन्वलसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल अब भी प्रायोगिक उपचार है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और हांगकांग में अप्रैल के महीने में कोरोना से ठीक हो चुका एक व्यक्ति फिर से संक्रमित पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई महीनों के बाद फिर से संक्रमित होने का ये पहला मामला सामने आया है। अब UAE जाने वाले यात्रियों के लिए एक सूचना। 12 साल और उससे ऊपर के लोगों को अब एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रखना होगा जिसमें नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट छपी होगी, जो सरकारी मान्यता प्राप्त लैब से मिली रिपोर्ट ही होनी चाहिए। और ये टेस्ट यात्रा से 96 घंटे पहले कराया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई आप सभी के लिए सूचना। अब बात करते हैं भारत
कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है उस लिस्ट में जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। तीसरे स्थान पर है ही भारत, लेकिन जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उसको देखकर स्थिति थोड़ी गंभीर लगती है। कहा जा रहा है कि बीते हफ्ते तो ये हाल रहा कि हर चौथा व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित था वो भारतीय ही था। इस बात को जानने को हमने फोन किया इंडिया टुडे के दीपू राय को। आप बताएं दीपू जी, क्या भारत एपिसेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो डेवलपमेंट हुए हैं, खास तौर से लास्ट 5 डेज का आप डेवलपमेंट देखिए, तो उसमें ये आया है कि तकरीबन 3,30,398 केसेस अकेले इंडिया से ऐड हुए हैं वर्ल्ड वाइड। उसी 5 दिन के भीतर जो टॉप एपिसेंटर हुआ करता है, अभी भी है यूएस, वहां पे केवल 2,09,000 केसेज ऐड हुए हैं। तो लगभग 1,30,000 यूएस से भी ज्यादा केसेस इंडिया ने रिपोर्ट किए हैं लास्ट 5 डेज में। सिमिलरली आप ब्राजील को देखिए, जो सेकेंड नंबर पे है टोटल केसेस के अकॉर्डिंगली, वो केवल इसी 5 दिन के दौरान 1,66,000 केसेस रिपोर्ट किया है। तो और इंडिया इसी दौरान, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3,30,000। तो आप अंदाजा लगाइए, जितना यूएस और ब्राजील ऐड कर रहे हैं टोटल केसेस 5 दिन में, उतना अकेले इंडिया ने किया है। और ये बताता है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन किस कदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और दूसरा जो सबसे अगर हम डेथ की बात करें, तो उसमें भी पिछले 5 दिनों में 4,524, जो कि डेथ सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो सकता है, क्योंकि केसेज में हो सकता है कि कोई चीज रिलेटिवली कम रिपोर्ट हुई हो, लेकिन डेथ में मान के चला जाता है, हालांकि उसमें भी डाउट होते हैं कि केसेस कम रिपोर्ट मतलब प्रॉपर रिपोर्ट हुए होंगे। तो पिछले 5 दिनों के दौरान जो केसेज डेथ के केसेज रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में, वो 4,524 है। अब सुनिए यूएस में कितने हैं 5 दिन के दौरान? 4,075, ब्राजील में 4,209। फिर से इंडिया रिपीट कर रहा हूँ, 4,524 सबसे ज्यादा इन टॉप 3 कंट्रीज, जो टोटल वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में हैं, मतलब यूएस, ब्राजील और इंडिया। उसमें इंडिया लास्ट 5 डेज में इस तरह से केसेज उसके रिपोर्ट हुए हैं, नंबर ऑफ केसेज में भी और डेथ में भी। नंबर ऑफ केसेज 3,30,000 5 दिन में और डेथ 4,524। सबसे ज्यादा यूएस ब्राजील से ज्यादा डेथ भी और यूएस ब्राजील से ज्यादा केसेस भी लास्ट 5 डेज में। तो इससे बड़ा एपिसेंटर के लिए कोई और पैरामीटर तक नहीं हो सकता। अब क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, ये डिफरेंट इशू है। और बढ़ने के पीछे जो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात की अलग अलग स्टेट्स में, खासतौर से उन स्टेट्स में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली बिहार, उत्तर प्रदेश और इवन आप आंध्र प्रदेश या कर्नाटक भी ले लीजिए। क्योंकि इनिशियली जो ट्रेंड था कि केवल महाराष्ट्र और दिल्ली और तमिलनाडु हुआ करते थे, उसमें नया एडिशन अभी हुआ है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उसके बाद बिहार और यूपी एक मेजर चैलेंज होगा, क्योंकि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू अदर स्टेट। खासतौर से वेस्ट बंगाल भी इस लिहाज से एक खतरनाक ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी, जहाँ पे 1,000 के आसपास डेंसिटी होती है। और रही बात की फैटेलिटी रेट कम है, इसलिए है कि हमारे यहाँ केसेज 3,30,000 अगर बढ़ रहे हैं, तो डेथ अगर 4,000 अभी 5 दिन में बढ़े हैं, तो डिवीजन इनका केवल आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ डेथ को केसेज से, तो वो रेशियो कितना आता है वो ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि आपके यहाँ केसेज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं उस डेथ के अकॉर्डिंगली। लेकिन अब डेथ भी अगर इस तरह से बढ़ती रही, ब्राजील और यूएस से भी ज्यादा, तो ये फैटेलिटी रेट पर भी एक खतरा आ सकता है। जी, और परसेंटेज में बात करें तो 26% केस जो हैं वो भारत के हैं, क्योंकि 1/4 मान लीजिए पूरे विश्व का जो हिस्सा है वो 1/4 पिछले हफ्ते में ऐसा हो गया है। तो एपिसेंटर बन गया है, भारत बनने की ओर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज जो टोटल बढ़े हैं वो इंडिया में इधर पिछले 5 दिनों का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आगे बढ़ते चले, मतलब इंडिया के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। उसके सबसे जो बड़ा रीजन है कि बाकी स्टेट्स में, खासतौर से यूएस में केसेस, दोनों तरह से मैं देखा था, यूएस में केसेस थोड़ा सा रिलेटिवली कम हुए। और अगर आप देखिए तो जो हम जिस तरह से रिकवरी का एक काउंट करते रहे कि 90% अकेले
दिल्ली में रिकवरी है, हरियाणा में रिकवरी रेट सेकेंड बेस्ट है 84 के साथ। लेकिन ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते चले गए इंडिया में, और इसी का रीजन है कि अभी एपी सेंटर्स इंडिया को माना जा सकता है। हालांकि जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है उसमें वर्ल्ड वाइड उसमें इंडिया का परसेंटेज 10% है, 10.62% है। टोटल तो 13% के अराउंड है, और जो टोटल डेथ है वो 7% के अराउंड है, और जो टोटल रिकवरी है वो 15% है। रिकवरी का अगर आप नंबर जानना चाहें तो यूएसए में 19% बल्कि 20% है, और ब्राजील में 17%, इंडिया में 15%, तो उसमें थर्ड पोजीशन भी है। तो सवाल ये है कि अगर आप क्योर देखें या एक्टिव केसेस को देखें तो यूएस उसमें 37 बल्कि 38% है, ब्राजील 11% है, और इस तरह से देखा जाए तो अभी एक्टिव केसेस के मामले में इंडिया ब्राजील से बहुत थोड़े से केसेस से, एक्टिव केसेस की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही कम है। तो 10.62 के पास उसका रेशियो है। तो कुल मिलाकर के जो नंबर्स अभी वर्ल्ड वाइड दिख रहे हैं उसमें इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि जो नए स्टेट्स में उभर रही है केसेस, और सबसे ज्यादा चूंकि टेस्टिंग भी हो रही है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग इंडिया ने करनी शुरू कर दी, इस वजह से भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं होम एंटीजन टेस्ट की। ये कोरोना संक्रमण का पता लगाने का एक ऐसा टेस्ट है जो आप खुद अपने घर पर भी कर सकते हैं। भारत जैसे बड़े देश में हर व्यक्ति का टेस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये टेस्ट तकनीक आती है तो महामारी से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम भी बन सकता है। लेकिन ये टेस्ट क्या है, कैसे होगा और कितना सफल हो पाएगा, ये बताया डॉक्टर अविरल वत्स ने हमारे साथी प्रतीक वाघमारे के साथ बातचीत में। सर, सबसे पहले तो ये जानना है कि एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में एक अंतर क्या है? जी, एंटीजन और एंटीबॉडी में फ़र्क ये है कि जो एंटीजन होता है वो हमारे शरीर में के अंदर बाहर से आता है। वो वायरस का हिस्सा हो सकता है, उसकी कोटिंग हो सकती है, उसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। जो एंटीबॉडी होती है वो हमारा शरीर बनाता है उस एंटीजन से लड़ने के लिए। तो वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ होती है एंटीबॉडी, और जो बाहर से जो अटैक करने वाली चीज़ है उनका जो हिस्सा होता है उसको हम वो एंटीजन कहलाता है। सर, ये टेस्ट होगा कैसे? मतलब इसका प्रोसीजर क्या है जब लोग घर पे ये टेस्ट करेंगे? एंटीजन टेस्टिंग जो है वो अगर हम उसको रैपिड वाली देखें तो उसका जिस तरह से हम ऐसा कहिए कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे वो एक पतली सी स्टिक होती है, उसके ऊपर हम जो अपनी बॉडी का सैंपल होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में हम यूरिन का सैंपल डालते हैं। इसमें हम बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो गया, कुछ मुंह से निकाला हुआ सलाइवा हुआ, वो डाल सकते हैं, और वो जो फ्लूइड हम उस स्टिक के खास पोर्शन में डालेंगे उसमें पहले से उस एंटीजन को डिटेक्ट करने वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं, और वो जब अगर उसमें एंटीजन हो तो वो उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके जो एक दो धारियां होती हैं, एक धारी तो वो डार्क अपने आप होगी ही होगी, लेकिन अगर दूसरी भी डार्क हो जाए तो वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, और तो अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग है वो उसको इस एंगल से तैयार किया जा रहा है कोविड के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी हो सके और लोग अपने घरों में भी उसको कर सकें। सर, घर पर एंटीजन टेस्ट करने में कोई रिस्क तो नहीं है, क्योंकि वहाँ टेस्ट के दौरान कोई मेडिकल एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं होगा? जी नहीं, घर में एज सच उस टेस्ट को करने में कोई रिस्क नहीं है। एज ए सेड कि जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट भी घर में लोग करते हैं, वैसे ही इसका भी सिमिलर टेस्ट हो सकता है। बस उसमें यही होता है कि टेक्निक वाइज हम उसको कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से समझाया जाए उस तरह से करते हैं कि नहीं। अदरवाइज उसका कोई एडिड खतरा नहीं है, वही खतरा है जो किसी भी कोविड पॉजिटिव का वैसे भी घर में होगा, उतना ही खतरा रहेगा, लेकिन टेस्ट के कारण कोई खतरा बढ़ा हुआ खतरा नहीं रहेगा। एंटीजन टेस्ट पर सर कई बार सवाल उठे हैं कि ये टेस्ट पीसीआर टेस्ट के मुकाबले उतना सफल नहीं है। जी, एंटीजन टेस्टिंग और जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर टेस्टिंग, जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका आरएनए है,
को लेकर वो टेस्ट बना है और उसको वो डिटेक्ट करता है और उसकी मात्रा को भी डिटेक्ट कर लेता है, जिसको हम वायरस लोड भी मानते हैं। तो वो काफ़ी सेंसिटिव है और बड़ा स्पेसिफिक है, जिसका मतलब ये है कि वो जो लोग पॉजिटिव होंगे उनको भी लेगा और जो नेगेटिव होंगे उनको वो नेगेटिव भी दिखाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो RT-PCR है उसकी दोनों चीज़ें काफ़ी हाई हैं। जो एंटीजन टेस्टिंग है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, उसमें जो उसकी जो सेंसिटिविटी है, दैट मीन्स कि वो जो ट्रू पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको टेस्ट करने की जो क्षमता है वो RT-PCR से कम है। और जो नेगेटिव हैं, जो लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है उनका टेस्ट नेगेटिव आए, ये जो स्पेसिफिसिटी है वो उसकी इतनी बुरी नहीं है एंटीजन टेस्टिंग की, लेकिन जो पॉजिटिव डिटेक्शन है वो थोड़ी लिमिटेड है। तो इसके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जैसा कि उसके नाम में है, वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा, 15-20 मिनट 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं होगी। लेकिन उसकी एडवांटेजेस ऐसे होंगी कि आपको जल्दी से देखना है कि कोई पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आ गया है उसमें तो वो पॉजिटिव है और उसको फिर हम RT-PCR से कंफर्म भी कर सकते हैं। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टेस्ट करने से पहले की सिचुएशन कैसी है। अगर आपको सिम्टोमेटिकली शक है और कम्युनिटी में, उस खास कम्युनिटी में वायरस बहुत फैली हुई है, तो उस टेस्ट का पॉजिटिव नेगेटिव आने का भी जो लेवल है वो डिफ़र करता है। तो उसमें रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकती है जल्दी टेस्ट करके हमें स्क्रीनिंग करने में, और उसके बाद जिन लोगों पे ज़्यादा शक हो उनको RT-PCR से कर सकते हैं। जो डिसएडवांटेज है वो वही है कि जो अगर हमें बिल्कुल पुख्ता तरीके से ही जानना है तो हम RT-PCR पे डिपेंड करेंगे, और RT-PCR जो है वो अपना समय लेता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है इसमें। ओहायो के गवर्नर एंटीजन टेस्ट के बाद पॉजिटिव आए थे, फिर जब उन्होंने PCR टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आए, यानी फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस हैं। जी बिल्कुल, जो फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो हम एंटीजन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें गलतियां होंगी, लेकिन वही है कि अगर हमारी इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70-80% है तो भी हमें काफ़ी जो केसेस हैं वो जल्दी पकड़ में आ सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर पॉजिटिव आ जाए तो आइसोलेशन तो शुरू कर ही देनी चाहिए और उसके बाद RT-PCR से डिटेक्शन भी किया जाना चाहिए। तो ये तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करें, अगर थोड़ा स्मार्टली यूज़ करेंगे तभी हमें इसकी स्क्रीनिंग में और इसकी यूटिलिटी में इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, एंटीजन टेस्ट पर आपकी अंतिम टिप्पणी क्या है? आप क्या समझते हैं? एंटीजन टेस्टिंग पे मेरी टिप्पणी यही है कि इसका एक ही एडवांटेज है कि ये रैपिडली हो जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो RT-PCR के बराबर की नहीं है। जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ, महामारी शुरू हुई है, तभी से मुझे यही रहा है कि हम RT-PCR की जो कैपेसिटी है उसको हम इतना क्यों नहीं बढ़ा सकते कि मेजॉरिटी लोग जो हैं उनका RT-PCR टेस्ट हो। अब कई कंट्रीज़ ने, यूके का इंक्लूड करूं मैं तो शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत रही, लेकिन बाद में अब ये हाल है कि हम जैसे चाहें हम RT-PCR टेस्ट कर सकते हैं, और तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तो पेशेंट जो है वो सेल्फ आइसोलेटेड रहते हैं। तो हमें कैपेसिटी RT-PCR की बहुत बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, पॉलिसी मेकिंग, बहुत कुछ देश की जो पूरी फंक्शनिंग है वो इस पर डिपेंड कर रही है। तो मेरा जो मानना है और मेरी जो अंतिम टिप्पणी यही है कि हमें RT-PCR के ऊपर हमारा जो सबसे ज़्यादा भार है इस वायरस को डिटेक्ट करने का, वो उसी पे डालना चाहिए, और उसकी कैपेसिटी हमें कई गुना उसको बढ़ा के रखना चाहिए। तो उसी में सभी का भला है, जब तक हमें एंटीजन टेस्टिंग उस लेवल का नहीं मिल जाता, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो बहुत ही एक्यूरेट हो और उसको हम जल्दी कर पाएं। चलिए कामना करते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट किट जल्दी ही आ जाए कि हम खुद की जांच कर पाएं। बस इसमें एक पेचीदगी रहेगी, लोगों की जिम्मेदारी होगी कि टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि कई बार लोग छिपाते भी हैं, बताते नहीं हैं कि उन्हें क्या हुआ है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी और सफल चीज़ हो सकती है, सफल टेस्ट तकनीक हो सकती है, जो प्राइमरी लेवल पर तो ये जांच कर बता ही देगी कि किसी को कोविड-19 है या नहीं।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। चलिए अब आपको रांची की आफरीन से बात कराते हैं। वो एम्बुलेंस में टेक्निकल असिस्टेंट है। रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाती हैं। एक रोज क्या हुआ कि वो खुद ही संक्रमित हो गई, जानते हैं उन्हीं से। बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक। आफरीन जी, आप कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी, कैसे आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई? आप किससे संक्रमित हुई थी? एक्चुअल में हम मेडिका एम्बुलेंस में हैं। रोड एक्सीडेंट का मेरा वो पेशेंट उठाने का ये है, तो एक पेशेंट उठाए थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो जिससे मैं भी संक्रमित हो गई। बाद में कुछ फीवर आया तो मैं चेक कराने के लिए गई तो मैं पॉजिटिव हो गई। अच्छा, जो एम्बुलेंस जो रोड एक्सीडेंट के लिए काम करती है, आप उससे आप संक्रमित हुई, एक पेशेंट थे? जी, एक पेशेंट के थ्रू मैं संक्रमित हो गई। तो आप क्वारंटीन सेंटर में गई थी? आप क्वारंटीन कराई गई थी? हाँ, मैं क्वारंटीन सेंटर गई थी। मुझे फोन आया कि आप पॉजिटिव हैं, आपको क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ेगा, तो फिर मैं गई। तो कितने दिन आप रही वहाँ क्वारंटीन सेंटर में? मैं वहाँ 7 से 8 डेज रही। अच्छा, तो आपका वहाँ का अनुभव कैसा रहा? क्वारंटीन सेंटर में किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिला? वहाँ खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से थी? खाने पीने की व्यवस्था सब ठीक थी, टाइमली खाना मिलता था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइमली मिलता था। और वो सेंटर कैसा था आपका? मतलब सफाई वफाई और ये किस तरीके से था? सेंटर बहुत ही अच्छा था। मैं गई थी यहाँ बहुपचार पे, पॉलिटेक्निक करके है वहाँ। अच्छा। तो क्वारंटाइन सेंटर बहुत ही अच्छा था, साफ सफाई वगैरह डेली होती थी जी। और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग क्वारंटाइन सेंटर गए हैं। जी, अच्छा लग रहा था। तो जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब आपके आसपास के लोगों का कैसा सपोर्ट था आपके प्रति, या क्या रिएक्शन था वो लोगों का? तो रिएक्शन तो कुछ नहीं, सपोर्टिंग था जी। एक्चुअल में हम तो अकेले ही रहते हैं, तो जी सब सपोर्ट ही किए जी। वैसे कुछ नेगेटिव थिंकिंग से कुछ अभी तक आया नहीं जी। यहाँ कोई कुछ बोले हमको कि आपको कोरोना हो गया है, ये सब कुछ सपोर्ट ही किए। तो आपको ऐसा डर लगा जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई? मतलब कोई तनाव तो नहीं लगा आपको? हाँ, जब फर्स्ट डे जब हमको फोन आया तो मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी, रूम पे काम कर रही थी अपना, तो थोड़ा सा जब फोन आया तो लगा कि अब तो कोरोना हो गया है, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर आप ठीक हो गए ना? अब 7-8 दिन में तो आपकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव। हाँ, 7-8 दिन में आ गई। वो तो पता ही नहीं था कि 7-8 दिन में नेगेटिव भी हो जाऊंगी। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो और आफरीन, आपने बताया आप युवा हैं, तो जो हमारे युवा साथी हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है और वो उनको लगता है हम तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना किसी को भी हो सकता है। यंग तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे भी हो गया। किसी को भी हो सकता है, बच्चे, बूढ़े, यंग, किसी को भी हो सकता है। तो ये ना सोचे कि हम यंग हैं तो हमको कोरोना नहीं होगा। तो उसके लिए मतलब जो फॉलो करने के लिए बोला गया है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये सब ना भूले। ये सब हमेशा अपने मतलब रेगुलर रूटीन में रखना ही रखना है। कभी भी कोरोना किसी को भी हो सकता है। आफरीन को बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बहुत अच्छे और हेल्दी जीवन की दुआएं। और अब एक गंभीर बात, कोरोना वायरस से ऐसा पहला मामला देश में सामने आया है जिसमें एक महिला का मिसकैरियज हो गया। वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, इलाज के बाद नेगेटिव भी हो गई थी, मगर तब भी अंदर कोख में पल रहे बच्चे की मौत हो गई।
ऐसा पहले तो कभी सामने नहीं आया था कि बच्चे के भीतर इस तरह का संक्रमण फैला हो। ये मामला क्या है? हमने बात की राजस्थान उदयपुर की गायनेकोलॉजिस्ट कोमल झंवर से और पूछा कि उनकी नज़र में भी क्या कुछ ऐसा केस आया है कोविड पेशेंट में मिसकैरिएज हो गया हो। अभी तक एक्चुअली जितनी कोविड की जो स्टडीज आई थी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट में की है, उसमें ये है तो सही कि प्लेसेंटा इज एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर SARS, फॉर COVID-2 SARS, बट इन माय सिनेरियो एक्चुअली वी आर आल्सो फेसिंग दैट केस, जस्ट लाइक कि पेशेंट आता है, बहुत सारे IUDs मिसकैरेज अभी हो रहे हैं पेशेंट्स के, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, बट द थिंग इज दैट कि पेशेंट का उस टाइम टेस्ट नेगेटिव है, पेशेंट इज नॉट कोविड पॉजिटिव। द सेम हिस्ट्री जस्ट लाइक इन मुंबई कि जब पेशेंट को रिपोर्ट था पॉजिटिव और जब उसका नेगेटिव हो गया उसके बाद उसके बेबी अंदर मिसकैरेज हुआ। तो दैट मे बी पॉसिबिलिटी। वी आर आल्सो फेसिंग द सेम थिंग, मल्टीपल पेशेंट्स केम विद द मिसकैरेज इन दैट ड्यूरेशन, बेसिकली अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वेरी टू मच इंसिडेंट। प्लेसेंटा एक होता है जो बैरियर का काम करता है, जो मदर के इन्फेक्शन को, फीटस के बच्चे के इन्फेक्शन से, बच्चे को उस इन्फेक्शन से बचाता है जो मदर का है। अगर कोई भी इन्फेक्शन मदर से बच्चे में जाता है उसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इस अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक HIV। तो SARS का ये है, प्लेसेंटा के जो SARS जिस रिसेप्टर से अटैच्ड होता है, प्लेसेंटा में वो रिसेप्टर बहुत ज्यादा है। S प्रोटीन, प्रोटीएज और ACE इनहिबिटर होते हैं जो बेसिकली प्लेसेंटा में उनका नंबर ज्यादा है। तो SARS वहां जाके अच्छे से रेप्लिकेट करता है, उसके लिए रेप्लिकेशन के लिए जगह मिली, उसे वो सेल मिल गई जिससे वो अटैच होकर रेप्लिकेट हो पा रहा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये जा रहा है, मतलब जितने प्लेसेंटास की स्टडी की है, जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के प्लेसेंटा रिजर्व करके उनकी जो स्टडी हुई उसमें कोरोना वायरस इन अ गुड अमाउंट मिला है, उसकी रेप्लिकेशन अच्छा हुआ है। तो ये ट्रांसमिट तो हो रहा है और इसका नुकसान ये है कि बच्चे में सी में इन्फ्लेमेशन करता है और बच्चे को धीरे धीरे मार देता है अंदर। उसका इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ा के पूरे बॉडी में बच्चे में पानी भर के, एक हाइड्रोप्स फिटालिस टर्म होती है जिसमें बच्चे में पूरे में सूजन और पानी भर जाता है, वो सेम उसमें कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो बच्चे को नुकसान होकर बच्चा अंदर ही वॉर्म में ही मर जाता है। और मदर को भी कोई नुकसान हो सकता है इससे? आफ्टर सम ड्यूरेशन इज 4 to 6 वीक, जो उसका इंक्यूबेशन टाइम है अपना कोविड का 14 डेज बाद, मदर नेगेटिव हो जाती है और जब डिलीवर होती है तो प्लेसेंटा भी एक्सपेल हो जाता है, तो मदर में उसका सिवियरिटी नहीं हो पाएगी। बच्चे में भी इफ बेबी इज पॉजिटिव, बेबी में भी सिवियरिटी नहीं दिखती है अगर डिलीवरी हो जाती है, बट इंट्रा यूट्राइन जब बेबी ग्रो कर रहा है, जस्ट लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब वो बेबी बाहर आने वाली स्टेज में नहीं है, उस टाइम बच्चे को नुकसान ही होगा कि बच्चा मर जाएगा। तो नेचर ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बच्चा डिलीवरी होगा, मदर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन बच्चा उसका अंदर मर जाएगा। अच्छा, क्या किया जा सकता है इसके लिए? बेटर वही जो अपन कोरोना के लिए बोलते हैं कि मदर को, जहाँ तक प्रेग्नेंट वुमन है ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी लो है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोविड से ही दूर रहना है। बेटर कि वो कोविड पॉजिटिव हो ही ना, होगी तो उसको रिस्क डेफिनेटली रहेगी, और शुरू की अर्ली प्रेगनेंसी में अगर रहेगी तो बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि उस टाइम बच्चा पूरा ग्रोइंग स्टेज है, बच्चे के पूरे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस वक्त ब्रेन हुआ, एवरीथिंग इज डेवलपिंग स्टेज, तो उस वक्त अगर होगा तो डेफिनेटली बच्चे को अपन नुकसान करेंगे। और उससे ज्यादा खतरा बच्चे को है, सबसे बड़ी बात, मदर से ज्यादा। जी, ये है तो गंभीर बात, मगर गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाए रखें, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, खाने पीने का भी ख्याल रखें, पोषण अच्छा रखें, और वैसे भी आपने भी सुना होगा, सुरक्षित माँ होगी तभी तो सुरक्षित बच्चा होगा। चलिए, अब चलने का वक्त है, नमस्कार। और हाँ, चलिए रहने दीजिए, आप खुद समझदार हैं, मास्क पहन ही लेंगे, हाथ भी धो रहे होंगे बार बार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।